अंग्रेज़ों ने कहा था कि ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, दमदमे में दब नहीं है खैर मांगो जान की। तो उस पे बहादुर शाह जफ़र ने क्या पैगाम दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। अपना एक इतिहास है, कर्नलगंज का इतिहास ये कहता है कि जब बेगम हजरत महल अवध से लड़ते हुए आई और कर्नल बाइलू ने उनको हराया, तब ये घाघरा के कछारों से होते हुए सरयू में उससे कोतवाली, जो आज की कोतवाली कर्नलगंज है, वहाँ पर वो पड़ाव डालता है और सारे राजाओं को इकट्ठा किया जाता है। जहाँ पर हम खड़े हैं क्रांति उपवन में, राजा देवी भगत सिंह भी जाते हैं और वो कहते हैं कि गुलामिया अब हम नहीं बजे बजदिया हमरा के भावेला, और वो बेइज्जत करके भेज दिए जाते हैं। और जो बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, उनका सेनापति फजल अली था। फजल अली जाता है और उसी कर्नल बाइलू का सर अपने तलवार से काट करके लेकर के आता है। गोंडा के इतिहास में दर्ज है कि मुरकटवा जंगल भी है। तो देखिए, हम जिस धरती से आते हैं वो धरती हमेशा हमेशा चुनाव हो रहे हैं। एक दंगाइयों की चुनी हुई सरकार है और दंगाइयों की चुनी हुई सरकार इसलिए है क्योंकि वोट तो जनता ने दिया है साहब, नहीं तो जनता वोट देती है एक, अब माहौल बनाते हैं खुदा जिन्हें हो खुदा की तलाश, और हमने अपना काम किया बाकी बात खलास। ऐसे कहने से साहब नहीं चलेगा। ये देश हम सबका है, ये देश मजदूरों का है, ये देश किसानों का है, ये देश छात्रों का है, नौजवानों का है। तो जितना संघर्ष इस देश में रोटी कमाने के लिए मोची करता है, उतना इस संघर्ष इस एलबीएस डिग्री कॉलेज, जो इकलौता मात्र डिग्री कॉलेज है, वो भी मैनेजमेंट का डिग्री, वहाँ का प्रोफेसर भी करता है। लड़ेगा कौन, जीतेगा कौन, जनता को क्या मिलेगा? घंटा बजाइए घंटा। और अवैधनाथ का जो मंदिर है उसमें भी घंटा। छोटे थे सर, तब एक होता था मुर्गी पहले की अंडा। अब सवाल ये है कि राम पहले की भाजपा और आरएसएस। हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान किया जाएगा और अमेरिका का गुणगान किया जाएगा, तब हमको समझ लेना पड़ेगा कि लड़ाई कहाँ पर है। देखिए, लड़ाई अगर आतंकवाद से लड़ना है सर, तो पहले आप अपने नागरिकों से न लड़ें। शेरनी का वो दूध है जो जितना पिया होता दहाड़ेगा, ये अम्बेडकर की लाइन है। तो मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट को भी देखता हूँ और मैं इस हिजाब और खिजाब की बातों को भी देखता हूँ। आप पोस्टर लगवा दीजिए चौराहे पे, स्पीड लगवा दीजिए, मेरे खिलाफ लिखा दीजिए मुकदमा। एक मुकदमा लिख गया था मेरे खिलाफ, 392 SC/ST कोतवाल ने लिखवाया, नगर कोतवाल आलोक राव। उनकी चर्चाएं आम है, मोहब्बत बहुत फैला करके गए हैं यहाँ से, जो लेकर के हैं वो को देखने के बाद इसके कमेंटों में जा करके घुस करके कहेंगे कि कोयला घोटाला वाले लोग हैं। अरे साहब, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ कि हम कोयला घोटाला वाले लोग नहीं हैं। हमने अपने सरकार में कोयला घोटाला करने वालों के खिलाफ उनको जेल भेजा था। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये वही गोंडा है जहाँ से आदम गोंडवी की पैदाइश हुई। लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से परसपुर एक गांव है, वहाँ पे आदम गोंडवी का जन्म हुआ। जो कविता, जो लेख मैंने पढ़ा वो आदम गोंडवी का था। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। आज उसी धरती पे आए हैं और यहाँ का माहौल क्या है। 296 विधानसभा सीट, मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण सिंह। देखते हैं यहाँ का माहौल और जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा में क्या बदलाव आया है और कहाँ तक यूपी की, जो यूपी का दावा है, यूपी सरकार का दावा है, वो कहाँ तक सच है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट भी हैं, युवा भी हैं और कांग्रेस के युवा संगठन के पदाधिकारी भी हैं। उत्कर्ष त्रिपाठी उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त है, तो आइए इस गड्ढा मुक्त को, गोंडा को दिखाते हैं और उत्कर्ष त्रिपाठी से पूछते हैं कि क्या वाकई गोंडा गड्ढा मुक्त हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। तो आइए लेकर के चलते हैं। स्वागत है उत्कर्ष त्रिपाठी जी आपको खबर हिंदी में। सर, मेरा भी खबर हिंदी का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि एक नया चैनल जो नया प्रयोग और जो एक नया समाज को आईना दिखाने के लिए आपने जो ये मूलभूत जिम्मेदारी को समझा है, जो आपका ये जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, इसको जो आप कर रहे हैं स्वच्छंद पत्रकारिता को, इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। आज के दौर में जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पूंजीवादी व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो जा रहे हैं, उस समय काल परिस्थिति में इस राजनीति के उहापोह में जो गोरिल्ला युद्ध सा बन गया है ये समाज,
उस गोरिल्ला के दौर में आप रख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका पहले शुक्रगुजार हूँ और आपने मुझको समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपके जितने भी सवालात हैं उन सवालातों के करारे जवाब दिए जाएंगे। वादा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत काम की है 5 सालों में, गड्ढा मुक्त इसको बोलते हैं कि प्रचारों पे प्रचार यूपी सरकार करवा रही है कि कोई भी दंगे नहीं हुए यूपी में, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, सबकी बातें सुनी गई। तो क्या है ज़मीनी हकीकत गोंडा की कि क्या वाकई में गोंडा गड्ढा मुक्त हो गया है? देखिए, पंजाब के एक इनकलाबी शायर रहे पाश, तो उनका कहना है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। तो स्पष्ट सी बात है कि आपने जो सवाल किए गए, आपके द्वारा सवाल किया गया, उस सवाल को टाला नहीं जाएगा और कोई बीच का रास्ता लेकर के मैं नहीं निकलूंगा। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये एक दंगाइयों की चुनी हुई सरकार है। और दंगाइयों की चुनी हुई सरकार इसलिए है क्योंकि वोट तो जनता ने दिया है साहब, लेकिन तो जनता वोट देती है एक और माहौल बनाते हैं दंगाई। तो दंगाइयों ने माहौल बना करके इसको गद्दी पर बैठाया है। अभी यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि एक वोट आपका बेकार ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से केरल और बंगाल हुआ है उस तरीके से यूपी ना हो जाए। तो यूपी को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा भी वही, जो इस बात में मैं आदित्यनाथ माननीय अजय सिंह बिष्ट जी का समर्थन करता हूं। मेरा भी यही कहना कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां इंसानों को तौला नहीं गिना जाता है। तो योगी आदित्यनाथ भी एक हैं, अजय सिंह बिष्ट भी एक है, वो दोनों तो एक ही हैं, चित भी मेरी पट भी मेरा, और मैं भी एक हूँ, आप भी एक हैं। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये राजा देवी भगत सिंह की धरती है और वो भी एक थे। और यहाँ से अब जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं, क्रांति उपवन में खड़े हुए हैं, 1857 की लड़ाई होती है, उसमें राजा देवी भगत सिंह लड़ते लड़ते जो है लड़ते हैं और कुछ एक तथाकथित बहुत ही बड़े राजघराने यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। जो आज सत्ता के साथ माल काट रहे हैं, उनके यहाँ से हटे हुए लोग जो उन्हीं के यहाँ पर रहते थे वो भी निकल करके माल काट रहे हैं। आज दोनों लोग राजनीतिक घरानों के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बात स्पष्ट है कि लड़ेगा कौन, जीतेगा कौन, जनता को क्या मिलेगा? घंटा बजाइए, घंटा। और अवैधनाथ का जो मंदिर है उसमें भी घंटा, अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, क्या बात है। मैं तो सर, मैं खुद भी, देखिए, मैं भी राम का अनुयायी हूँ। नहीं, बीजेपी तो यही दावे के साथ आई थी और गाना भी निकल चुका है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या राम को जो एक ही इंसान लाया है कि राम इंसान को लाया है या इंसान राम को लाया है? हम बहुत छोटे थे सर, तब एक होता था मुर्गी पहले की अंडा। अब सवाल ये है कि राम पहले की भाजपा और आरएसएस? जवाब दीजिए। और करारा जवाब हमने सवाल करारा उठाया है और जवाब संबित पात्रा देंगे, क्योंकि ये 354 वाले हैं, ये ओएनजीसी वाले हैं। तो ये जपनाम मोई मोई करके जो बनना है बन चुके, और हम अपना बात रखेंगे और बात खत्म, दाम हजम। चलिए, अब गोंडा की बात कर ली जाए तो गोंडा में दावा किया जाता है कि बहुत सारे चीज़ें वर्तमान विधायक ने दी, ठीक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर के कितना काम हुए हैं, चूंकि आप एक तरीके से समाज सेवी भी रहे हैं और काम करते आए हैं, ज़मीनी स्तर पे लोगों से आप मिलते भी हैं, तो क्या देखते हैं आप? सर देखिए, हमारा एक मात्र मुद्दा रहता था कि शिक्षा का जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो। और आज तक देश की आज़ादी से लेकर के आज तक हिंदुस्तान का ये देवी पाटन मंडल है, वो शिक्षा के पयाम पर जहां पर खड़ा हुआ है, इसको यहाँ का एक एक बच्चा जानता है। शिक्षा का बाजारीकरण का ये अड्डा बना हुआ है और यहाँ पर जितने भी, चाहे मदन मोहन मालवीय स्वयं को समझे और चाहे अपने आप को राणा सांगा समझे और चाहे अपने आप को सांसद समझे, विधायक समझे, प्रतिनिधि समझे, वो सभी लोग शिक्षा के दलाल हैं। और उन लोगों ने जो किया है वो जाने, उन्हें मिले खुदा जिन्हें हो खुदा की तलाश, और हमने अपना काम किया, बाकी बात खलास। ऐसे कहने से साहब नहीं चलेगा। ये देश हम सबका है, ये देश मजदूरों का है, ये देश किसानों का है, ये देश छात्रों का है, नौजवानों का है। तो जितना
संघर्ष इस देश में रोटी कमाने के लिए मोची करता है, उतना ही संघर्ष इस एलबीएस डिग्री कॉलेज जो इकलौता मात्र डिग्री कॉलेज है, वो भी मैनेजमेंट का डिग्री, वहाँ का प्रोफेसर भी करता है। और उस प्रोफेसर में जब उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आदेश कर दिया जाता है कि जितना जिसका काम होगा उस हिसाब से उसको पे मिले, इक्वल पे इक्वल वर्क, तो आप आपने जो शिक्षण व्यवस्था में फैलाया है ताना बाना, उसमें आप जो दे रहे हो आप जानो, और जहां पर ये दोहरी शिक्षा नीति खड़ी हुई है वो जाने। हमारा आज भी स्पष्ट रूप से कहना है कि मंडल में शिक्षा को लेकर के जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए, और जो भी कार्य हुए हैं, कांग्रेस की सरकार 32 वर्षों से हमारे इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहां पर है 32 वर्षों से, आप इस बात को दें, और हमारा जिला भी 32 वर्षों से जो पाया है वो उसको समझे। 27 फरवरी को सदर विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब देखने 4 पार्टियां अपना दावेदारी ठोक रही हैं। अब देखना यह है कि 27 तारीख को वोटिंग के बाद 10 मार्च को किसका निर्णय निकल कर आता है और किसका ताला खुलता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? सर देखिए, जहां तक इस मौजूदा परिदृश्य में मैं गोंडा सदर अगर आप पूछ रहे हैं या पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि धनबल बाहुबल विहीन स्वच्छ राजनीतिक समाज का निर्माण होना चाहिए। जब सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास के धन की लूट करने वाले लोग चुनाव को लड़ने आते हैं, और जब 2 करोड़ 2.5 करोड़ और 5 करोड़ की गाड़ियों की रैलियां निकलती हैं, और ये जवानी है कुर्बान भैया दीदी तेरे नाम के नारे लगाने वाले ये नौजवान आते हैं, तो मैं बहुत चिंता करता हूं। कोई जीते कोई हारे ये बात नहीं है, ये बात केवल मुख्यमंत्री बना लेने की, विधायक बना लेने की, सांसद बना लेने की नहीं है। सवाल ये है कि जो 10 मार्च को जीतेगा वो हमारे लिए करेगा क्या? क्या वो क्रांति उपवन पार्क बनाएगा? क्रांति उपवन पार्क बनाने से गोंडा की जनपद के लोगों को क्या मिला? ठीक है, माना कि अंधेरा गड़ा है, पर क्या चिराग जलाना मना है? चिराग जलाइए, और किसका चिराग जलाइए? उस चिराग को जलाइए जिस चिराग में जलने से रोशनी हो, हमारे लिए हो, मानवता के लिए हो। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव तो आते रहते हैं, अटल जी का कहना है। तो नोटा में भी वोट पड़ेगा, 4 कैंडिडेट का सवाल नहीं है, सवाल ये नोटा में पड़ेगा। हर एक कैंडिडेट जो आपसे वोट मांगने जाए उनसे सवाल उठाइए, भाई साहब आपको मैं वोट क्यों दूं, अपना आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, घोषणा पत्र जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, साइकिलिया के बटन दबाइया, क्या भाई साहब साइकिलिया बटन दबाइया, ठीक है बटन दबाइए साइकिल का। तो जो कैंडिडेट क्यों नहीं साइकिल से प्रचार करने आते हैं, वो कैंडिडेट 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के क्यों आते हैं? कहाँ का समाजवाद, कहाँ का लोहियावादी, कहाँ का? देखिए आप जान लीजिए, चुनाव जनता के मुद्दों पे जनता के बीच में लड़ा जाएगा, और जीत हार जो होगी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की होनी चाहिए। पार्टी के जीतने का सवाल नहीं है, पार्टी के सरकार बनने का सवाल नहीं है। आप पहले से ही मुख्यमंत्री तैयार कर देंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे। अरे भाई साहब, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें ये कहा जाता है कि जो चुनाव जीतेगा सबसे बड़ा दल का जो नेता उभर करके आएगा, एक मीटिंग होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगा। आप पहले से सब पट्टा साफ है, ले लीजिए झाड़ू मार दीजिए कि लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को बहारा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाई, बजाओ ताली, जय श्री राम का नारा लगा लो और जिंदाबाद मुर्दाबाद सबका कर लो। संविधान के नजरिए से हिजाब को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दुष्यंत जी की रचना है कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, और प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए प्रश्न को टाला जा रहा है। लेकिन तो साहब, कोई भी सवाल कठिन नहीं है। यदि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिया उतना दहाड़ेगा, ये अम्बेडकर की लाइन है। तो मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट को भी देखता हूं, और मैं इस हिजाब और खिजाब की बातों को भी देखता हूं। और देखिए, चलेगा तो संविधान ही, लठतंत्र नहीं चलेगा। हिजाब और खिजाब और जॉब के चक्कर में आप देश के नौजवानों के इस सपनों का धुआं कर देना चाहते हैं। आप लड़ लीजिए लड़ाई, कोई लोग हिजाब के साथ है, कोई लोग हिजाब के विरोध में है। अरे साहब, हमारा जो अधिकार करेगा हम वो पहनेंगे, हमारा जो मन करेगा वो हम खाएंगे, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे, और सब कुछ करेंगे संवैधानिक परिदृश्य के दायरे में। क्यों? क्योंकि भारत में आजादी के बाद एक संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा की बैठकें हुई, उन बैठकों को आप पढ़िए। आपको राजनीति करना है तो ये ना करिए कि आपने होल्डिंगें लगा दिया और आप आ गए
और ये जवानी है कुर्बान में छात्र नेता से युवा नेता से ठेकेदार, ठेकेदार से प्रमुख, विधायक, सांसद, और मिला क्या लोगों को? ये जवानी है कुर्बान। ठीक है, हिजाब पहनना और न पहनना ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में हमारे मूलभूत संवैधानिक अधिकार है और दायित्व हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं पढ़ा है वो लोग केवल तित्तिर लड़ाना चाहते हैं, और इस चुनाव में तित्तिर लड़ा करके मूलभूत सवालों को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में न ले जा करके वो केवल स्टैंड अप, सिट डाउन, हिजाब पे कराना चाहते हैं। इस चुनाव में जनता के सवालों को हटा करके हिजाब हिजाब हिजाब, खिजाब खिजाब खिजाब, और उन सभी के मुख पे उनको जो ये चेहरे हैं दंगाइयों के, उस पे कालिक पोतेगी ये जनता, और एक अच्छा जनादेश 10 मार्च को आएगा। मेरा व्यक्तिगत मान, मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट है, और वो यहाँ के सीनियर मोस्ट अधिवक्ता हैं और एक राजनीति के स्तंभ भी माने जाते हैं। वामपंथी राजनीति को एक नई दिशा और दशा उन्होंने दिया यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्पेस था जनता के सवालों को लेकर के उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और उसी विचारधारा से, वामपंथी विचारधारा से मैं भी काफ़ी हद तक प्रेरित होकर के मैं छात्र राजनीति में आया था, लेकिन तो मैं अपने चुनावी और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मैंने कांग्रेस को चुना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मतलब मैं देश को समझता हूँ। वामपंथ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन तो जब ये देश आर पार की लड़ाई हो चुकी है, जब हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान किया जाएगा और अमेरिका का गुणगान किया जाएगा, तब हमको समझ लेना पड़ेगा कि लड़ाई कहाँ पर है। देखिए, लड़ाई अगर आतंकवाद से लड़ना है सर, तो पहले आप अपने नागरिकों से न लड़ें, आप लड़िए। किससे लड़िए? ज्ञान से लड़िए। तो मैं उसी ज्ञान की बातों को लेकर के मैं आया था चुनाव लड़ने के लिए। मेरा नारा था, शिक्षा की अलग जगाएंगे, नया सवेरा लाएंगे। ठीक है सर, हम अलग जगाएंगे। और मुझे टिकट नहीं मिला, इस बात का मुझे कतई अफसोस नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, नहीं तो टिकट न मिलने के बाद मेरी प्राथमिक सदस्यता को भी खारिज कर देती पार्टी। देखिए, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस में इस देश का मुस्तकबिल देखते हैं। क्योंकि हम जब कांग्रेस को देखते हैं तो 1947 की आज़ादी भी देखते हैं, झंडा फहराता हुआ अपना पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखते हैं, और 1885 के कांग्रेस का गठन भी देखते हैं। और जब वो झंडा फहरा रहे होते हैं आज़ादी में, तब हम उस समय महात्मा गांधी को दंगों में भी देखते हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्नलगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, जबरदस्त लड़ेगी। कर्नलगंज का अपना एक इतिहास है। कर्नलगंज का इतिहास ये कहता है कि जब बेगम हजरत महल आवाज से लड़ते हुए आई और कर्नल बायलू ने उनको हराया, तब ये घाघरा के कछारों से होते हुए सरयू में उससे कोतवाली, जो आज की कोतवाली कर्नलगंज है, वहां पर वो पड़ाव डालता है और सारे राजाओं को इकट्ठा किया जाता है। जहां पर हम खड़े हैं क्रांति उपवन में, राजा देवी भगत सिंह भी जाते हैं और वो कहते हैं कि गुलामिया अब हम ना ही बजे बजदिया हमरा के भावेला, और वो बेइज्जत करके भेज दिए जाते हैं। और जब बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, उनका सेनापति फजल अली था। फजल अली जाता है और उसी कर्नल बायलू का सर अपने तलवार से काट करके लेकर के आता है। गोंडा के इतिहास में दर्ज है कि मुलकटवा जंगल भी है। तो देखिए, हम जिस धरती से आते हैं वो धरती हमेशा हमेशा लड़ाकों की धरती रही है। वो धरती कभी भी चोर और मक्कारों की धरती नहीं रही है। उस धरती को नमन है। क्यों नमन है? क्योंकि इस धरती ने तुलसीदास दिया है, इस धरती ने दमगोंडवी दिया है, इस धरती ने पतंजलि दिया है, इस धरती ने कभी केवल लूट खसोट की राजनीति को हमेशा खंडन किया है। और जो राजघराने हैं, राजघरानों के सवालों पे लेकर के मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राजघरानों ने क्या दिया है, ये राज और रजवाड़ों ने जो दिया है वो केवल गुलामी कांग्रेस में है, इसलिए मैं आया। तो जो आए हैं आज वो जो भाजपा से कैंडिडेट थे वो सपा में जा रहे हैं, जो सपा में कैंडिडेट, देखिए ये चुनाव जो बदलाव चल रहा है, आप सोचिए 17 चुनाव कर्नलगंज में हुए हैं, संभवतः 17 चुनाव। कितने लोगों ने क्या पाया? मेरे बाबूजी ने जब चुनाव लड़ा सर 18,000 वोट उनको मिला था सीपीआई से। मुझे टिकट नहीं मिला, 34 साल मेरी उम्र है, लेकिन तो 40 वर्षों का जो राजनीतिक उहापोह था, माननीय विधायक मौजूदा अजय प्रताप सिंह जी और योगेश प्रताप सिंह, अब वहां पे चल रहा है कैलाश ठाकुर, बैश ठाकुर। अरे सर, या अल्लाह पाणे पाड़े, कहाँ गए ये कर्नलगंज के जनता? वो क्या हुए, वो कहाँ हुए? जैसे हमने पढ़ा फातिमा से, साहब अंग्रेजी भी बोलते थे और हिंदी बोलते थे, बोलते बोलते अवधि में आ गए। जब अपनी राजनीति क्षेत्र की बात होगी तो उसी अपने लय में आ जाएंगे, तो लय में आ गए। यही है कि मिला क्या? बाढ़ मिली, सरकारी अस्पताल आप देख लीजिए, एक CSC है, ऑपरेशन नहीं होता है साहब, बड़े बड़े विकास पुरुष बने घूम रहे हैं।
अपना विकास देख लें। जहाँ पे खड़े हैं हम, यहाँ से आप 1 किलोमीटर चले जाइए, मुश्किल से 800 में टाटा का शोरूम है, टाटा रिलायंस का टंकी है, उधर ये है वो है। तो अपना विकास सबने किया है। 40% 50% तक कमीशन खाने वाले लोग ये राजनीति में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके लूटतंत्र की व्यवस्था में आना चाहते हैं। और उसी लूटतंत्र की व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए मैं आया था राजनीति में, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आया था। लोग इस इंटरव्यू को देखने के बाद इसके कमेंटों में जा करके घुस करके कहेंगे कि कोयला घोटाला वाले लोग हैं। अरे साहब, मैं अभी जवाब दे रहा हूं कि हम कोयला घोटाला वाले लोग नहीं हैं। हमने अपने सरकार में कोयला घोटाला करने वालों के खिलाफ उनको जेल भेजा था। हम कॉमनवेल्थ घोटाले में, जो आप घोटाले की बात, उसमें कलमाडी को जेल भेजा था। तो आप अपने घोटालों के बारे में चर्चा कीजिए और आपको जो करना है वो कीजिए। और मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस लड़ेगी और करारा जवाब देगी। ये है कि युवाओं के लिए एकमात्र संदेश हमारा ये है कि जो विवेकानंद का भी कहना है कि साहब लड़ो, पढ़ो, समझो, उठो, जागृत हो, संघर्ष करो। किसके लिए संघर्ष? संघर्ष समाज के बेहतरी के लिए, संघर्ष शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ, संघर्ष जो है विश्वविद्यालय। आप सोचिए, कोरोना काल में अस्पताल नहीं बन पाया। पूर्ववर्ती सरकार जो सपा की सरकार थी, उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, आज तक क्लास नहीं शुरू हो पाया। हम जिस विधानसभा से आते हैं, ITI खोल दिया था माननीय योगेश प्रताप सिंह जी ने, सपा की सरकार में। अब बड़ा बड़ा पर्चा छापेंगे, लेकिन तो आप चुनाव हार जाते हैं, क्लास नहीं शुरू करा पाए, कहाँ जाएंगे? जब चुनाव आएगा, पहले आप न्योता हकारी कीजिए, रुपया कौड़ी कमाइए, ठेकेदारी पट्टेदारी करिए, और 3 महीने बाद जो चुनाव में 3 महीना बचे तब फ्लेक्स पाट दीजिए और निकाल लीजिए करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां और सन्न तेल फूकिए, और युवा जो है ये जवानी है कुर्बान करेंगे। यही हमारा संदेश है। मेडिकल कॉलेज भी शायद इसी बीजेपी के राज में मिला है। NRHM घोटाला भी बसपा के राज में मिला था। और वो और योजना जो है केंद्र में हमारी थी, UPA 2 की। जितनी एम्बुलेंस 108 की घूम रही समाजवादी व्यवस्था, वो हमारे सरकार में साहब कांग्रेस पार्टी ने दिया था। ठीक है, तो देखिए, आप बात स्पष्ट समझ लीजिए कि कोई भी विकल्प नहीं है, मात्र और मात्र विकल्प एक ही है, कांग्रेस। और जो ये कहते हैं कि लड़ाई सपा बनाम भाजपा की है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सपा और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों दंगाई हैं। और लेकिन भाजपा सरकार तो साफ कहती है कि यूपी में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा है कि वो अपने DGP को जो है सस्पेंड कर दे, और जो उनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक है, उस ब्यूरो को, विभाग को खत्म कर दे और अपने सारे थानों को बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? क्योंकि उनकी GDयां चलती नहीं है समय से, क्योंकि उनके कोतवाल उनके दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनके DM उनके दबाव में रहते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तुरंत अपने सारे मुकदमे वापस करा लेते हैं, क्योंकि आदित्यनाथ अपना मुकदमा वापस करा लेते हैं। देखिए, इंटरफियर करना पड़ा उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालयों को। क्यों? उन्होंने कहा कि कोई भी मुकदमा अगर MP MLA के खिलाफ खत्म किया जाएगा तो पहले अदालत से परमिशन लेना होगा। ये सारे मुकदमे खत्म कराने में लग गए। भाई साहब, किसी 150 मुकदमे, किसी को 300, और किसी के एक को नहीं। तो कुल मिला करके आप दबाव न बनाइए, आप पुलिसिया तंत्र को दोहन का तंत्र न बनाइए। आप ठीक है, आप पोस्टर लगवा दीजिए, चौराहे पे स्पीड लगवा दीजिए, मेरे खिलाफ लिखा दीजिए मुकदमा। एक मुकदमा लिख गया था मेरे खिलाफ, 392 SC/ST कोतवाल ने लिखवाया, नगर कोतवाल आलोक राव। उनकी चर्चाएं आम है, मोहब्बत बहुत फैला करके गए हैं यहाँ से, जो लेकर के गए हैं वो। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, देश चलेगा तो केवल संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो केवल न्यायतंत्र से चलेगा, देश नहीं चलेगा तो लठतंत्र से नहीं चलेगा। क्योंकि अब की लड़ाइयां मची है घमासान हो, और ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, ये लड़ाई हकूक की लड़ाई है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। और मैं ये बात को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जनता जीतेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी, और एक सिरे से सारे जो निगेटिव लोग हैं, जो निगेटिव अप्रोच के लोग हैं, जो इस समाज को बांटना चाहते हैं, जो इस समाज के भाईचारे को तोड़ते हैं, वो सभी खारिज किए जाएंगे। जात पात धर्म मजहब की राजनीति को खारिज करते हुए बेहतर समाज का निर्माण, एक उच्च शिक्षण व्यवस्था, सरकारी तंत्र के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जनता वोट करेगी। हमने हमारे चुनाव में जो चुनावी मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम अपनी बात को रखते हैं। और ये जिला जो है, ये जिला एक नया आयाम गढ़ेगा,
ये देश का सबसे पिछड़ा हुआ मंडल में से उसका मुख्यालय है, तो हर वोट महत्व रखता है। इसी बात को लेकर के मैं अपनी बात को रखता हूं कि देखिए, जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों? क्योंकि गुलामिया अब हम ना ही बजेबे जदिया हमरा के भावेला, और ये क्रांति उपवन है, इसमें देख लीजिए सारे नेताओं के हैं, लेकिन तो बड़ा बड़ा तो है साहब जिसके नाम से अस्पताल है। ईश्वर शरण बाबू कहाँ है? लहड़ी जी कहाँ है? जिसको चाहो उसको रख लो, जिसको चाहो उसको उजाड़ दो। तो एक चीज़ देख रहा हूँ, बेगम हजरत महल कुछ लोगों द्वारा क्या बहुत लोगों द्वारा कहा जाता है कि मुगल आए, मुगल लूट के चले गए, तो फिर ये हजरत महल को क्यों लिखा गया? और देखा जाए तो एक दो बादशाहों के नाम और भी लिखा गया है, बहादुर शाह जफर को भी लिखा गया। तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि क्या मुगल जो आए थे सिर्फ देश लूटने के लिए आए थे? क्योंकि अगर देश लूटा जाता तो यहाँ पे क्रांति स्तंभ पर बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर की यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं लगाई जाती। देखिए साहब, आपका जो सवाल है उसका करारा जवाब दूंगा, और ये सवाल जो है आपके बड़े जबरदस्त होते चले जा रहे हैं, तो जवाब भी मेरे उससे भी ज्यादा जबरदस्त होते चले जाएंगे। देखिए, ऐसा मुगल कौन था हम जानते हैं, हम मध्यकालीन इतिहास भी जानते हैं और हम वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। बेगम हजरत महल जो थी, उनके हाथ में चूड़ियां नहीं थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी सर, लड़ाई लड़ी थी, और उनके साथ उदा देवी पासी ने भी लड़ाई लड़ी थी, और वो बेगम हजरत महल पार लखनऊ का इसका जीता जागता इतिहास है। और यहाँ पर भी वो आ गई, क्यों? क्योंकि वो लड़ी वहां पर थी और आई यहाँ पर थी, और यहाँ के रास्ते से वो नेपाल गई। देखिए, और नेपाल जब वो गई तो राजा मनकापुर ने धोखा दिया, राजा बलरामपुर ने धोखा दिया, और लड़ते लड़ते वो गई। तो राज रियासतें अपने जगह है और लड़ैया अपने जगह है, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने लाल किला बनाया और वो मुगल लाद ले गए अफगानिस्तान, और उस पर टिकट जो है अब कौन बना रहा है ये टिकटार्थी जाने। क्यों? क्योंकि बेचने वाला बेचेगा, कमाने वाला कमाएगा और खाने वाला खाएगा, और लूटने वाला अदानी अंबानी के डबल ए को आगे बढ़ाएगा। सारे एयरपोर्ट बेच दो, आओ इसमें भी टिकट लगा लो, कई रुपया टिकट है बताओ। बहुत ही अच्छी लाइन थी गाने की, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी रात ढले तो घर आ जाना। तो शाम ढलने वाली है, और मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज अगर खामोश हो गए, बस्ती जलकर खाक हुई, रूहें आवाज लगाएंगी, सारी औलादें कायर थी, और आने वाली नस्लें हम पर अफसोस जताएंगी। तो साहब, हम में हम आप भी हैं, और ये कैमरामैन साथी भी हैं, और इस देश का मुस्तकबिल भी हम ही हैं। तो हम भारत के लोगों को मिल करके भारत के मुस्तकबिल को बुलंद करना होगा। सोने की चिड़िया देश को बनाएंगे लड़ करके, और लड़ करके हम हिंदुस्तानियों से लड़ करके नहीं बनाएंगे, न वैश्विक विचारधारा से लड़ करके बनाएंगे, हम लड़ करके बनाएंगे। किससे? अपनों से लड़ करके बनाएंगे, इस व्यवस्था से लड़ करके बनाएंगे, इस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, व्यवस्था में रह करके मजबूत करेंगे। और यही हमारा आखिरी संदेश है। हमारे भर्ती विधान, हमारे युवा संवाद, हमारा जितना भी है, आप जुड़िए और देखिए एक बेहतर विकास, और उस विचारधारा से जुड़ करके आप आइए, बेहतर समाज का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और जो आज वैश्विक आधार पर तीसरी दुनिया कही जाती है हिंदुस्तान, हम फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया को बनाते हुए, और हम इस देश के विश्व के विश्वगुरु बनेंगे। हमारा यही कहना है, और आपने हमको ये जो मौका दिया इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी हमें अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया। तो आइए इस स्तंभ के पास चलते हैं, और जो ये कहते हैं कि मुगलों ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, तो उसका इतिहास भी बताते हैं। और बहादुर शाह जफर की एक लाइन है, मैं उसको आपको पढ़ करके बताना चाहता हूँ और आपको दिखाना भी चाहता हूँ। तो ये देख लीजिए, बहादुर शाह जफर की ये चित्र है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे इनका बहादुर शाह जफर का लगा हुआ है। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज हुकूमत ने उठाया था, जब ले गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेजों ने कहा था कि ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, दम नमे में दब नहीं है खैर मांगो जान की। तो उस पे बहादुर शाह जफर ने क्या पैगाम दिया था कि गालिबों में
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो वही ये हिंदुस्तान है जहाँ से मैं इस समय मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि ये स्तंभ क्रांति का ये पूरा एक स्तंभ क्रांति बनाया गया है माननीय हमारे गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह जी द्वारा। ये अच्छा है कि इन्होंने बनाया और एक गोंडा को नया सवेरा दिखा रहे हैं गोंडा की। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ युवाओं के लिए भी कुछ किया जाए और जो भी समस्याएं हैं उनकी सुना जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ज़मीनी स्तर पे कुछ अलग ही दिखाई पड़ती हैं। ये बहुत सारे जो मुसलमानों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, उनके लिए ये एक बार इस स्तंभ को देखना चाहिए, फिर उसके बाद कहना चाहिए कि क्या मुसलमान पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का। अगर पाकिस्तान का रहता तो 1947 के आज़ादी में वो पहले होने वाले हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको आपको एक भी रुपया आपसे ले नहीं रहे हैं, ना ही हम आपसे मांग रहे हैं। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा